दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। वर्ष 2013 तक भारत में भूमि अधिग्रहण एवं भूमि अर्जन अधिनियम 1984, वर्तमान में भारत में भूमि अधिग्रहण, भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, जिसे शॉर्ट में लारा के नाम से जानते हैं, से प्रशासित होता है। जितनी भी भूमि अर्जन और पुनर्स्थापन है वो पहले भूमि अधिग्रहण, भूमि अर्जन 1994 से और अब लारा से प्रशासित होते हैं। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के बारे में कुछ खास बातें जो हम लोगों को जाननी बेहद जरूरी है। सबसे पहली चीज़, इस अधिनियम का मकसद भूमि अधिग्रहण के लिए एक पारदर्शी, मानवीय और सहभागितापूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, इस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं और ग्राम सभाओं से सलाह ली जाती है। इस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रावधान, जिनमें भूमि अधिग्रहण के लिए प्रासंगिक अधिसूचना जारी करना, भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पंचायत कार्यालय और ग्राम लेखाकार के कार्यालय पर सूचना चिपकाई जाना। ठीक है। भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी बाजार मूल्य में दोगुनी कीमत अदा करना। भूमि अधिग्रहण के लिए किसी भी व्यक्ति को पुनर्वास सहायता तभी दी जाती है जब उसकी भूमि या आवासीय भूमि अधिग्रहण की गई हो या उस भूमि पर कृषि कार्य हो रहा हो। सबसे पहले तो जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर 4 गुनी जो उसकी ज़मीन है उसकी कीमत दी जाती है जब भी किसी की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। और दूसरी चीज़, उस ग्राम के ग्राम पंचायत और लेखाकार के कार्यालय के यहाँ एक सूचना चिपकाई जाती है कि इस भूमि का अधिग्रहण होना है। और अगर शहरी है तो उसकी बाजार का दोगुनी मूल्य अदा की जाती है। अब आते हैं हम लोग कि इसका अधिनियम संख्यांक क्या था। जो हमारा 2013 का एक्ट है उसका अधिनियम संख्यांक है 30। इसमें इस अधिनियम में कुल 13 अध्याय हैं, 114 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। अब हम लोग इस अधिनियम को शॉर्ट में समझते हैं। तो ये है हमारा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता प्राधिकार अधिनियम 2023। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं। तो पहला अध्याय है इसका प्रारंभिक, दूसरा अध्याय है सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन का अवधारण, तीसरा अध्याय है खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध, चौथा अध्याय है सूचना और अर्जन, अधिसूचना और अर्जन, 5वां अध्याय है इसका पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय, 6वां अध्याय है पुनर्वास और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया की रीति, 7वां है राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन का मॉनिटरी समिति, 8वां है भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण की स्थापना, 9वां है प्रतिकर का प्रभाजन, 10वां है संदाय, 11वां है भूमि अस्थायी अधिभोग, 12वां है अपराध और शास्तियाँ, 13 है प्रकीर। अब हम लोग आते हैं इसके जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? 1 मार्च 1893, 1 मार्च 1994, 1 जनवरी 1895, 1 जनवरी 1896। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब प्रवर्तन में, कब लागू हुआ? 1 मार्च 1894 में। अगला प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण प्रयोग हेतु अधिसूचना प्रकाशित की जाती है धारा 3(1) के अंतर्गत, धारा 4(1) के अंतर्गत, धारा 5(1) के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत, धारा 6 के अंतर्गत। धारा 4(1) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की सूचना को प्रकाशित कराया जाता है। अगला प्रश्न है 3, भूमि अधिग्रहण अधिसूचना 1994 का उद्देश्य था, यह भी 2019 में आया था, लोक प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए विधि के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम, लोक प्रयोजनों और व्यवसाय के लिए भूमि की खरीद के कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम, लोक प्रयोजनों और भूमि और प्रयोजनों के विनिर्माण के लिए भूमि पर कब्जे कानून संशोधन करने के लिए अधिनियम, या फिर घ नंबर, लोक प्रयोजन और कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। तो इसका उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है इसका घ, लोक प्रयोजनों और कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध आपत्ति लिखित में दर्ज कराई जा सकती है। किसके यहाँ दर्ज कराई जा सकती है लिखित में आपत्ति? जिलाधिकारी के यहाँ, आयुक्त के यहाँ, प्रशासक के यहाँ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 का सही उत्तर है का
किसी को भी अगर भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति है तो वो जिला अधिकारी के यहाँ आपत्ति को दर्ज कराएगा। अगला प्रश्न है 5, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संवैधानिक बाध्यताओं को पूरा करते हुए भूमि अधिग्रहण अधिनियम निम्नलिखित प्रदान करने के लिए विधि है। भूमि का अधिग्रहण एवं उस पर कब्जा, प्रतिकर का मूल्यांकन, प्रतिकर का भुगतान, उपरोक्त सभी। 5 का सही उत्तर है घ। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण अधिनियम भूमि का अधिग्रहण एवं उस पर कब्जा, प्रतिकर का मूल्यांकन, प्रतिकर का भुगतान, ये सभी चीज़ें प्रदान कराने को के बारे में उपबंध करता है। अगला प्रश्न, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रतिकर की मात्रा क्या होगी? धारा 11 के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा निर्णीत मात्रा से कम नहीं होगी। धारा 11 के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा निर्णीत मात्रा के बराबर नहीं होगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्णीत मात्रा से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त में से सभी। 6 का सही उत्तर है का। धारा 11 के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा निर्णीत मात्रा से कम नहीं होगी। जब भी किसी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा तो उसकी जो प्रतिकर राशि है वो जिलाधिकारी निर्धारित करेगा और उससे कम नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 किस पर लागू नहीं होता? निजी अस्पतालों, निजी संस्थानों और निजी होटलों, औद्योगिक कॉरिडोर या खनन क्रियाकलाप, अंतरिक्ष कार्यक्रम के परियोजनाओं या उपरोक्त में से कोई नहीं। 7 का सही उत्तर है का। भूमि अर्जन एवं अधिनियम 2013 निजी अस्पताल, निजी शिक्षण संस्थान और निजी होटलों पर लागू नहीं होता। अगला प्रश्न है, प्रभावित कुटुंब के अंतर्गत ऐसा कुटुंब आता है जिसकी भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन किया गया है, जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन के 3 वर्ष पूर्व तक वनों या जलराशियों पर निर्भर रहा है, जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अपनी स्कीमों में से किसी के अधीन भूमि सौंपी गई है और ऐसी भूमि अर्जन के अधीन है। प्रभावित कुटुंब का क्या मतलब है? किसे प्रभावित कुटुंब इनमें से कहेंगे या उपरोक्त सभी? 8 का सही उत्तर है घ। ये सभी व्यक्ति प्रभावित कुटुंब के अंतर्गत आएंगे। वह व्यक्ति जिसकी भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन किया जा रहा है, जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि से ही था और 3 वर्ष पूर्व वनों या जलराशियों पर निर्भर था, जलराशियों पर, और जिसे सरकार ने स्वयं केंद्र सरकार द्वारा स्कीमों के तहत भूमि मिली थी और भूमि को दोबारा से अर्जन कर लिया जा रहा था, ये प्रभावित कुटुंब के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर, भू अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनिर्णय पारित किया जाएगा समुचित सरकार द्वारा, कलेक्टर द्वारा, राज्यपाल द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा। तो कौन इसमें से भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनिर्णय पारित कर सकता है? प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है खा, कलेक्टर। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भू अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचित भूमि पर हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आक्षेप किन आधारों पर किया जा सकता है? अर्जित किए जाने के प्रति, प्रतिस्थापित भूमि के क्षेत्र में उपयुक्तता के प्रति, लोक प्रयोजन के लिए औचित्य के प्रति, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्टों के निष्कर्षों के प्रति या उपरोक्त सभी। 10 का सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 11, धारा 43 के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी? संयुक्त जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी या उपरोक्त में से कोई भी। सही उत्तर है इसका घ। इसमें से किसी को भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकती है सरकार। अगला प्रश्न है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकरण की स्थापना की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, समुचित सरकार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? 12 का सही उत्तर है गा, समुचित सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी की पदावधि क्या होगी? 3 वर्ष की, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, का और खा दोनों, केवल का। 13 का सही उत्तर है गा, का और खा दोनों। अगला प्रश्न है, प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को समुचित सरकार द्वारा हटाया जा सकता है साबित कदाचार के आधार पर, साबित कदाचार या क्षमता के आधार पर, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा जांच के बाद, खा और गा दोनों। 14 का सही उत्तर है घा, खा और गा दोनों। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भूमि अर्जन से संबंधित ऐसे किसी विवाद को जिसे कलेक्टर या प्राधिकरण निपटाने में सशक्त हैं के संबंध में सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन किया गया है? धारा 62, 63, 64 या 60। 15 का सही उत्तर है खा, धारा 63। अगला प्रश्न है 16, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? संघ की नौसेना, वायुसेना और सशस्त्र बलों के संबंधित सामरिक युद्ध,
जल एकत्रीकरण, जल संरक्षण, संरचनाओं, स्वच्छता की परियोजनाओं के लिए, परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट, खेल, स्वास्थ्य देखभाल, प्रवासन, परिवहन या अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए परियोजनाएं। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या 1 2 3 4। 16 का सही उत्तर है घ। इन चारों चीज़ों के लिए सरकार भूमि अर्जित कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। अगला प्रश्न है 17। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और प्रदर्शा के लिए प्राधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्य से तात्पर्य है के अलावा कोई भी व्यक्ति, समुचित सरकार, सरकारी कंपनी, समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित या समुचित सरकार द्वारा पूर्णतः आंशिक या सहायता प्राप्त व्यक्तियों का ट्रस्ट या संघ सोसाइटी, यह सभी। 17 का सही उत्तर है घ, यह सभी। अगला प्रश्न है 18। राज्य सरकार द्वारा गठित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रशासक, आयुक्त, जिलाधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 का सही उत्तर है ग, जिलाधिकारी। अगला प्रश्न है 19 नंबर। अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित विशेष प्रावधान किस धारा में दिया गया है? 37, 39, 40 या 41 में। सही उत्तर है धारा 41 में। अगला प्रश्न है कंपनियों द्वारा अपराध के लिए दंड प्रावधानित हैं 85, 86, 88 या 90 में। 20 का सही उत्तर है खा, धारा 86 में। अगला प्रश्न है धारा 75 के अंतर्गत प्राधिकरण के आदेश से अपील उच्च न्यायालय में की जाती है 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में या 80 दिन में। सही उत्तर है इसका खा, 60 दिन में। अगला प्रश्न है धारा 90 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है केवल लिखित शिकायत पर कलेक्टर, समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, प्रभावित कुटुंब या उपरोक्त सभी। 22 का सही उत्तर है घ, ये सभी। अगला प्रश्न है 23। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनुपयोजित भूमि को वापस करने का प्रावधान किया गया है। धारा 100, धारा 101, धारा 102, धारा 103। 23 का सही उत्तर है धारा 100। अगला प्रश्न है 24 नंबर। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 106 अंतर्गत अनुसूची संशोधन करने की शक्ति राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, खा दोनों, समुचित सरकार। 24 का सही उत्तर है खा, केंद्र सरकार को। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति प्रतिकर के संदाय या पुनर्वास या पुनर्स्थापन से संबंधित बंधनों का उल्लंघन करता है तो वह दंडित होगा। दंड से जो 6 माह से 3 वर्ष हो सकेगा, जुर्माने से, दोनों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी व्यक्ति जो इसे प्रतिकर के संदाय या पुनर्वास से संबंधित बंधनों का उल्लंघन करता है तो कितना दंड होगा उसका? सही उत्तर है इसका दोनों से, या तो 6 माह के या 3 वर्ष तक हो सकेगा जो दंड, या फिर जुर्माना, इन दोनों से। अगला प्रश्न है धारा 69 के अंतर्गत किसी प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय से व्यथित व्यक्ति या निकाय अपील दाखिल कर सकता है उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, मुख्य सचिव या राज्य सरकार। 26 का सही उत्तर है खा, उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है घोषणा के प्रकाशन की तारीख से किस अवधि के भीतर यदि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और प्रदर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने। 12 महीने में। अगला प्रश्न है प्रभावित परिवारों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और प्रदर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार किसी निजी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपनी पूर्व सहमति देनी होती है? 75, 80%, 90% या 100%? 80%। तो यहाँ पर हमारे MCQ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय।